देखिए जल्दी से ब्लॉक चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने एक आपको ऑडियो नोट भेजा था जिसमें डिजिटल करेंसी एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने कहा था कि हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड होती है। गवर्नमेंट का एक इदारा होता है, एक बैंक होता है जो सारे ट्रांजैक्शंस जो है उनको मॉनिटर कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। जो ब्लॉक चेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें ये एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ब्लॉक चेनिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो जाके मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर जाके या मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर जाके स्टोर होता है। अच्छा, इसको ज़रा समझ लेते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो याद रखिएगा इस तरह का एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ओके, और वो जो ब्लॉक क्रिएट होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिटकॉइन की एग्ज़ाम्पल देख लें। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे ये मैंने आपको शो किया हुआ है, एक वेबसाइट है बाइनेंस, जहाँ पे आप बिटकॉइंस ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये जो वेब सर्वर कंप्यूटर होता है, इस पे आप जाते हैं और इधर जाके आप कुछ बिटकॉइंस ख़रीद लेते हैं। जब आप बिटकॉइंस ख़रीदते हैं तो आपके ख़रीदने का एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो ब्लॉक क्रिएट होना है। आपने सबमिट का बटन दबाया तो ये जो 5 कंप्यूटर्स मैंने आपको शो किए हुए हैं, ABCDE, इनको हम माइनिंग कंप्यूटर्स कहते हैं। ये माइनिंग कंप्यूटर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ जल्दी से compete करना शुरू हो जाते हैं कि कौन जल्दी ब्लॉक बनाएगा। ओके, कौन जल्दी ब्लॉक बनाएगा। अब ब्लॉक बनने में थोड़ी टेक्निकलिटी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। इसी वजह से ABCD और E जो है ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऑन एवरेज आप यूँ सोच लें कि एक ब्लॉक बनने में 10 मिनट्स तक लग जाते हैं। जो इनमें से पहले, इन माइनर्स में से जो पहले ब्लॉक बना लेगा उसको इस ट्रांजैक्शन जो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आपने कुछ बिटकॉइंस बेचे, कुछ ख़रीदे, तो जो इन माइनर्स में से पहले ब्लॉक बना लेगा तो उसको ट्रांजैक्शन में से थोड़ी सी फ़ीस मिल जाएगी। इसलिए ये सारे के सारे जो है ना आपस में compete कर रहे होते हैं कि ये पहले ब्लॉक बना लें। एक बात तो ये समझ आ गई, और दूसरी बात हमें ये समझ आ गई ब्लॉक बनाने में 10 मिनट लग सकते हैं। अच्छा, अभी हम लेट्स से ये हम समझते हैं कि ये हमारी ब्लॉक चेन है जो एग्जिस्ट कर रही है। शुरू में इस ब्लॉक चेन के अंदर आप देखते हैं 3 ब्लॉक्स हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक को किसी भी ब्लॉक चेन के हमेशा हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं? जेनेसिस ब्लॉक। और याद रखिएगा ये जो पूरी चेन है ये तमाम माइनर्स के पास होगी। हमने तो पहले ही कहा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये पहला तो जेनेसिस ब्लॉक होता है। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो ब्लॉक नंबर 2 क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो ब्लॉक नंबर 3 क्रिएट हुआ होगा, और ये आपस में चेन हो गए हुए। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ ये चेन कैसे हुए हैं। पर ये जो पूरी चेन है फिल वक्त, ये जो 3 ब्लॉक्स की पूरी चेन बनी हुई है हमारे पास, ये पूरी की पूरी चेन जो है इस वक्त ये माइनर A, माइनर B, ये माइनिंग कंप्यूटर C, माइनिंग कंप्यूटर D और माइनिंग कंप्यूटर E सब के पास होगी। इसीलिए हम इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, ये ब्लॉकचेन होती है, ये सब माइनर्स के पास होती है। वर्सेस वो जो हमने डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट की पढ़ी थी, एक ही कंप्यूटर के पास सारा कुछ होता है। अच्छा, अब इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स से एक और ट्रांजैक्शन हुआ। जब वो ट्रांजैक्शन हुआ तो एक नया ब्लॉक 4 क्रिएट होगा। अब हम ज़रा एक सेकेंड के लिए इसको जाके एक सिंगल ब्लॉक को स्टडी कर लेते हैं कि एक सिंगल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई यूज़र जो है वो कोई बिटकॉइंस ख़रीदता है किसी से। फॉर एग्जांपल अली ने जॉन से 2 बिटकॉइंस ख़रीदे, राइट। तो फ़ौरन से वेबसाइट जो है वो ट्रांजैक्शन डेटा जनरेट करती है कि ये बायर है, ये सेलर है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन भी जो है आपने देखा है ये हमारे ब्लॉक में ऐड की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा टाइम स्टैम्प के किस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या आवर्स थे, सेकंड्स थे, इवन मिली सेकंड्स थे, मे बी इवन माइक्रो सेकंड्स थे, क्या डेट क्या है, मंथ, ईयर, डे, राइट। तो टाइम स्टैम्प भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनाई जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक के अंदर जो है स्टोर की जा रही है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा ये 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हैं ये लाजमी है। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? हैश वैल्यू ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। देखिए, अगर हम इस चेन को देखते हैं ना तो हर ब्लॉक की अपनी एक यूनिक हैश वैल्यू, उसका यूनिक फिंगरप्रिंट है।
जैसे कि ये जो हमारा जेनेसिस ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है, इसकी ये यूनिक हैश वैल्यू है, ये इसका यूनिक फिंगरप्रिंट है। ओके, इससे पीछे तो कोई ब्लॉक था नहीं, तो इसके साथ जो प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0000। पर आप ये देखिए, ये जब जेनेसिस ब्लॉक बन गया था उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा। इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो जेनेसिस ब्लॉक की हैश वैल्यू थी A4BF, वो आपको इस ब्लॉक के अंदर भी मिलेगी। ये आपको जो नज़र आ रही है, ये बेसिकली ब्लॉक का हिस्सा है, A4BF। ये जेनेसिस ब्लॉक की हैश वैल्यू है। तो ब्लॉक 2 के अंदर जेनेसिस ब्लॉक का यूनिक फिंगरप्रिंट, उसकी यूनिक हैश वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये इसी को हम बेसिकली लिंक कहते हैं, इसी को हम चेन कहते हैं। तो अगर हम कभी भी ब्लॉक 2 को देखेंगे तो ब्लॉक 2 के अंदर हम ये देख सकेंगे कि ये इससे पिछला ब्लॉक कौन सा था, क्योंकि इसके अंदर वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट पड़ा होगा किसी और ब्लॉक का, इस केस में जेनेसिस ब्लॉक का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के बाद आया था, ये इसके साथ लिंक्ड है, एक लॉजिकल लिंक क्रिएट हो गया। अब देखिए, ये जो ब्लॉक नंबर 2 है, किसी ना किसी तरह इसकी अपनी हैश वैल्यू भी जनरेट हुई है, जो कि 6AB1 है। और जब भी ब्लॉक 3 क्रिएट हुआ था, तो ब्लॉक 3 के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिक फिंगरप्रिंट है ब्लॉक 2 का, वो भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक 3 को स्टडी करेंगे तो आपको इसके अंदर नज़र आ जाएगा कि इससे पिछला ब्लॉक कौन सा था, क्योंकि ब्लॉक 2 की यूनिक फिंगरप्रिंट आईडी इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि ब्लॉक 3 से पिछला ब्लॉक कौन सा था, ब्लॉक 2 था, और ये एक लॉजिकल लिंक है जो इस्टेब्लिश हो गया। इसीलिए हम इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। हर ब्लॉक जो है किसी ना किसी और ब्लॉक के साथ चेन हुआ होता है, और इस तरह ये पूरी चेन चल रही होती है। इसके बाद भी जो ब्लॉक बनेगा वो उसके अंदर हैश वैल्यू होनी चाहिए ब्लॉक नंबर 3 की, राइट। अच्छा, अब देखिए, हम वापस इस ब्लॉक के ऊपर आते हैं। तो इस ब्लॉक में जब इसको क्रिएट किया जाना है, अभी इसको क्रिएट किया जाना है, तो इसमें ट्रांजैक्शन डेटा है, टाइम स्टैम्प है, हैश वैल्यू है पिछले ब्लॉक की, ठीक है ना। मगर इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट अभी जनरेट नहीं हुआ। इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट कौन जनरेट करेगा? तो इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट जनरेट करने के लिए ये जो हमारे पास माइनिंग कंप्यूटर्स हैं, ABCDE, ये सारे माइनिंग कंप्यूटर्स जो हैं, अब वो जल्दी करेंगे कि ये जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ये जो इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है कि ट्रांजैक्शन डेटा उनको पता चल चुका है, टाइम स्टैम्प पता चल चुका है, पुराने ब्लॉक का हैश वैल्यू उन्हें पता है, इस सब इन्फॉर्मेशन को मैं इसको ट्रांजैक्शन डेटा को TD लिख देता हूँ, टाइम स्टैम्प को मैं TS लिख देता हूँ, और हैश वैल्यू ऑफ प्रीवियस ब्लॉक को मैं हैश वैल्यू प्रीवियस ब्लॉक लिख देता हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, इसको ये माइनर्स जो हैं, माइनिंग कंप्यूटर्स, इसको जो है एक हैशिंग एल्गोरिदम को फीड करते हैं। ये हैशिंग एल्गोरिदम क्या करेगा? इस तमाम इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये जो अभी नया ब्लॉक क्रिएट होने जा रहा है, इसकी हैश वैल्यू ऑफ न्यू ब्लॉक कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये कम्प्लेक्स है। ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स तक ले जाएगी। ये हैश वैल्यू निकालना आसान नहीं है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक वो हैश वैल्यू निकलनी चाहिए, और ये हैश वैल्यू होती यूनिक है, तो ये इस ब्लॉक का यूनिक फिंगरप्रिंट बन जाएगा। पर आपने एक बात देखी है, इस ब्लॉक का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश वैल्यू है, प्रीवियस ब्लॉक का जो यूनिक फिंगरप्रिंट है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है एज एन इनपुट टू दी हैशिंग एल्गोरिदम। अच्छा जी, तो आपका ब्लॉक ये जो है, ये अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोसेस को सारे माइनिंग कंप्यूटर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जो पहले डिज़ायर्ड हैश वैल्यू निकाल लेगा, वो जो है वो क्या करेगा, वो माइनर जो है जल्दी से लेट्स से ये जो है माइनर जो C है, डेटा, ये जो माइनिंग कंप्यूटर C है, इसने सबसे पहले ये पज़ल सॉल्व कर लिया। इसने वो डिज़ायर्ड हैश वैल्यू निकाली। इसने क्या किया, जैसे ही इसने हैश वैल्यू निकाली, इसने फ़ौरन से वो हैश वैल्यू बाकी लोगों को ट्रांसमिट कर दी, और साथ में वो नया ब्लॉक जो उसने बनाया हुआ है वो फ़ौरन से ट्रांसमिट कर दिया बाकी माइनर्स को, माइनिंग कंप्यूटर्स को, ABCD सबको भेज दिया, ABDE सबको भेज दिया। अब क्या होगा, बाकी कंप्यूटर्स जो हैं उन्होंने तो अभी तक ये हैश वैल्यू कैलकुलेट नहीं की होगी, तो वो क्या करेंगे,
वो मतलब सिर्फ फेस वैल्यू पे सिर्फ इसलिए कि सी ने उनको ये सोल्यूशन भेजा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, वो वेरीफाई करेंगे क्या ये हैश वैल्यू जो हमें सी ने कैलकुलेट करके भेजी है ये वाकई ही करेक्ट हैश वैल्यू है, ये ब्लॉक सही जनरेट हुआ है। वो इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे, सी की प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे कि सी ने जो हमें रिजल्ट्स भेजे हैं, जो हैश वैल्यू भेजी है वो ठीक है, एज़ पर रूल्स ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर ये माइनिंग कंप्यूटर्स जो है ये जो बाकी माइनिंग कंप्यूटर्स है वोटिंग करेंगे। एटलीस्ट 51% माइनिंग कंप्यूटर्स को इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। ये कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, वो सॉफ्टवेयर चेक करता है और फिर ओके का साइन दे देता है, या एटलीस्ट 51% को ना ये देना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी जो है कि ये जो सी ने हमें ब्लॉक भेजा ये ठीक है। अगर ये 51% एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो नया ब्लॉक जो है वो चेन के अंदर ब्लॉक चेन के अंदर ऐड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आपने देखा है कि ये जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है इसने प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू इस्तेमाल की हुई है। प्रीवियस ब्लॉक का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट क्या था 34EE, तो इसके अंदर 34EE ये शो किया हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट क्या आया है FF12, राइट, इस ब्लॉक का, ब्लॉक 4 का। और इसके बाद आपने देखा है ब्लॉक जब 5 क्रिएट हुआ है तो उसके अंदर ब्लॉक 4 का यूनिक फिंगरप्रिंट पड़ा हुआ है और इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट भी कैलकुलेट किया गया है। तो आपको ये समझ आ गया कि कोई भी ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है और कैसे ऐड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टर्म जो है वो बताना भूल गया। जब ये कंप्यूटर सी जो है जब ये वो पज़ल सॉल्व कर लेता है, वो नई हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, ब्लॉक जनरेट कर देता है और बाकी कंप्यूटर्स को अपना काम भेजता है कि ये देखो ये मैंने सॉल्व कर लिया है पज़ल, और बाकी कंप्यूटर इस पे वोटिंग करते हैं। ये जो ब्लॉक सी ये जो अपना प्रूफ भेज रहा होता है बाकी कंप्यूटर्स को कि मैंने ये पज़ल सॉल्व कर लिया है, ये ब्लॉक मैंने जनरेट कर लिया है, इसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क। ब्लॉक सी ने जो काम किया था उसका प्रूफ जो है उसने बाकी माइनिंग कंप्यूटर्स को भेज दिया। बाकी माइनिंग कंप्यूटर्स ने उसको चेक किया, वोटिंग हुई, 51% मस्ट एक्सेप्ट कि ये ठीक ट्रांजैक्शन था। अगर वो ठीक था तो वो ब्लॉक को चेन में ऐड कर दिया जाता है और आपकी जो ब्लॉक चेन है वो जनरेट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिर्फ कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो देख लें। अगर ये ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं और ये ब्लॉक्स जो हैं अब सारे माइनिंग कंप्यूटर्स के पास, मतलब ABCDE तमाम के तमाम माइनिंग कंप्यूटर्स के पास ये पूरी ब्लॉक चेन पड़ी हुई है। अगर हैकर जो है लेट्स से वो जाता है और वो बैक डेट में जो एक ब्लॉक बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक नंबर 3, इसके अंदर उसने 2 बिटकॉइंस ख़रीदे थे, तो वो इस 2 को फॉर एग्ज़ाम्पल 20 करना चाहता है, राइट। वो बैक डेट में जाके हैकर फजिंग करना चाहता है। तो आप देखिए ना, जैसे ही वो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करेगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा चेंज हो गया ना। ट्रांजैक्शन डेटा चेंज हो गया तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, फ़ौरन से अभी की टाइम स्टैम्प उठाएगा, अभी की टाइम स्टैम्प उठाएगा, प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू उठाएगा जो कि इस केस में 6AB1 है, 6AB1, और वो दोबारा से इस ब्लॉक की यूनिक हैश वैल्यू क्रिएट करेगा दोबारा से, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटा जो चेंज हो गया था, हैकर ने इसको 20 करने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या होगा, इस ब्लॉक को कैलकुलेट करने में 10 मिनट्स लग जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। और जब ये ब्लॉक क्रिएट होगा तो इस ब्लॉक की नई यूनिक फिंगरप्रिंट आ गई होगी। अब इसकी नई यूनिक फिंगरप्रिंट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 34EE तो पहले थी ना, तो अब लेट्स से 1A2B बन जाती है, 1A2B बन जाती है। अब ये जो वैल्यू है ये तो ब्लॉक 4 के पास नहीं है। जब ब्लॉक 4 बना था उसने कौन सी हैश वैल्यू यूज़ की थी, ब्लॉक 3 की, उसने तो ये वाली यूज़ की हुई है, पर ब्लॉक 3 को अब नई हैश वैल्यू मिल गया है। इसका क्या मतलब है कि अब ये ब्लॉक डिस्टर्ब हुआ है तो ये भी दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लिंक टूट चुका हुआ है। इसके पास कौन सी हैश वैल्यू पड़ी है 34EE, ये वाली हैश वैल्यू तो अब इस ब्लॉक के पास रही ही नहीं है, इसके पास एक नई हैश वैल्यू आ चुकी है 1A2B, तो ये लिंक टूट गया। तो अब क्या होगा, हैकर को ये वाला ब्लॉक भी जल्दी से तेज़ी से जो है जनरेट करना पड़ेगा, और ये वाला ब्लॉक जनरेट करने के लिए अलग से 10 मिनट्स लगेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन डेटा तो वही पुराने वाला ही है। टाइम स्टैम्प जो है वो अलबत्ता जो है अभी आज की दोबारा से होगी,
और जो हैश वैल्यू ऑफ प्रीवियस ब्लॉक है ये भी चेंज हो गई है, तो इस ब्लॉक का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट रीकैलकुलेट होगा, तो ये सारी चेन टूटना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हैकर को क्या होता है, साइमल्टेनियसली इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है कि वो बहुत क्विकली ये तमाम के तमाम ब्लॉक्स को अपडेट कर दे, पूरी चेन को अपडेट कर दे, और फिर उसको ये चेन जो है बाकी के माइनिंग कंप्यूटर्स को भी भेजनी पड़ती है कि देखो ये मेरे पास तो ये वाली चेन है, मॉडिफाई करके वो ये नई चेन भेजेगा बाकियों को। तो बाकी माइनिंग कंप्यूटर्स क्या करेंगे, जब उस चेन को देखेंगे तो वो देखेंगे कि जो हमारे पास चेन पड़ी हुई है, पहले से ब्लॉक चेन पड़ी हुई है, वो तो ब्लॉक 1 2 तक मैच कर रही है, बट ब्लॉक 3 4 5 जो आगे के ब्लॉक्स हैं वो तो हमारे से मैच ही नहीं कर रहे। वोटिंग होगी, 51% एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, पर वो कैसे पॉसिबल है? बाकी ब्लॉक्स बाकी के कंप्यूटर्स के पास तो डिफरेंट किस्म की ब्लॉक चेन पड़ी हुई है, वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हैकर को साइमल्टेनियसली अगर जीतना है, अगर उसको अपनी ट्रांजैक्शन, उसको अपनी हैकिंग को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसको साइमल्टेनियसली 51% ऑफ द कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा। वो सारे के सारों के अंदर वो उसकी वो हैक जो मॉडिफाइड ब्लॉक चेन है वो साइमल्टेनियसली वो उनके पास होनी चाहिए, ताकि जब वोटिंग हो वो सब के हाँ हमारे पास तो ये नई वाली ब्लॉक चेन पड़ी हुई है। और ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक ब्लॉक को जनरेट करने के लिए 10-10 मिनट लगते हैं। ये काम स्लो है, स्लो होने की वजह से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि हैकर जो है इस चेन को हैक कर सके। होपफुली आपको ये एग्ज़ाम का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी मुझे लगता है कि आएगा कि अगर हैकर हैक करने की कोशिश करे तो वो हैक क्यों नहीं कर पाएगा इसको, और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी कोई ब्लॉक मॉडिफाई होगा तो बाद वाली तमाम चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लॉक 3 मॉडिफाई हुआ तो ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 जो है वो डीलिंक हो जाएंगे, इसलिए हैकर को ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 रीजनरेट करना पड़ेगा। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ना सिर्फ उसको एक कंप्यूटर पे ये पूरी ब्लॉक जो है ब्लॉक चेन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बल्कि 51% कंप्यूटर्स को उसको साइमल्टेनियसली हैक करके उसके ऊपर ये जो नई ब्लॉक चेन बनी है, ये नई की नई ब्लॉक चेन साइमल्टेनियसली एटलीस्ट 51% कंप्यूटर्स के पास मौजूद होनी चाहिए। हैकर को ये कंप्यूटर्स हैक किए होने चाहिए, तभी जब वोटिंग होगी तो ये नई चेन एक्सेप्ट हो सकेगी। तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉक जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 3 ब्लॉक जो हैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ले जाएंगे, तो और तमाम के तमाम कंप्यूटर्स पे आपने साइमल्टेनियसली हैक करना है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी। सो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।